यूकेपीएससी सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 16। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? 3. हर्षचरित, B. कादंबरी, C. देवी चंद्रगुप्तम, D. प्रियदर्शिका। इस प्रश्न का उत्तर है D. हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका है। हर्षवर्धन, जो एक महान सम्राट और लेखक थे, ने संस्कृत साहित्य में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। प्रियदर्शिका एक रोमांटिक नाटक है जो उनके समय की संस्कृति और समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। हर्षवर्धन के अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में हर्षचरित और नागानंद शामिल हैं, लेकिन प्रियदर्शिका उनके नाटकों में एक विशेष स्थान रखता है जो भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न, 2 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमादेवी से संबंधित है? A. पूर्वी गंग, B. होयसल, C. काकतीय, D. पश्चिमी चालुक्य। इस प्रश्न का उत्तर है C. रुद्रमादेवी काकतीय राजवंश से संबंधित थीं। वह काकतीय वंश की एक महान और प्रसिद्ध महिला शासक थीं, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में तेलंगाना क्षेत्र में शासन किया। रुद्रमादेवी ने अपने शासनकाल में काकतीय साम्राज्य को मजबूत किया और युद्धों में सफलता प्राप्त की। उनके शासन में कला, संस्कृति और प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार हुए। रुद्रमादेवी को एक सक्षम शासक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने अपने पुरुषों के बराबर शासकीय कर्तव्यों का निर्वाह किया। अगला प्रश्न, 3 लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। A. चिकित्सक, B. गणितज्ञ, C. संगीतज्ञ, D. मूर्तिकार। इस प्रश्न का उत्तर है B. लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय गणितज्ञ थे। भास्कर द्वितीय, जिनकी रचनाएं गणित और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, लीलावती के लेखक थे, जो एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है। यह पुस्तक गणित के विभिन्न पहलुओं, जैसे अंकगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, को समझाने के लिए लिखी गई थी। भास्कर द्वितीय ने अपनी गणितीय अवधारणाओं को सरल और सुगम तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे उनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव आज भी देखा जाता है। अगला प्रश्न, 4 वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। A. अवदान शतक, B. आर्यमंजुश्री मूलकल्प, C. मिलिंदपन्हो, D. दीपवंश। इस प्रश्न का उत्तर है C. मिलिंदपन्हो वह धार्मिक पुस्तक है जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें राजा मिलिंद और नागसेन के संवादों का विवरण है। कृषि से संबंधित इन 8 अवस्थाओं का उल्लेख उस समय की कृषि पद्धतियों को समझाने के लिए किया गया है। यह पुस्तक बौद्ध दर्शन के साथ साथ समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है और भारतीय संस्कृति में इसकी विशेष महत्ता है। अगला प्रश्न, 5 गधिया था। A. सिक्का, B. भूमि कर, C. व्यापार कर, D. सैन्य अधिकारी। इस प्रश्न का उत्तर है A. गधैया शब्द का उपयोग प्राचीन भारत में एक विशेष प्रकार के सिक्के को दर्शाने के लिए किया जाता था। यह सिक्का विशेष रूप से मौर्य काल और इसके बाद के समय में प्रचलित था। गधिया सिक्के का आकार गोल और वजन में हल्का होता था और इनका उपयोग सामान्य व्यापार और लेनदेन के लिए किया जाता था। यह सिक्का खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित था और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार में सहायक था। अगला प्रश्न, 6 उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? A. चेर वंश, B. पांड्य वंश, C. चोल वंश, D. सातवाहन वंश। इस प्रश्न का उत्तर है A. उदयनजीरल चेर वंश से संबंधित था। वह चेर वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जो दक्षिण भारत में शासन करता था। चेर वंश प्राचीन दक्षिण भारतीय शासकों में से एक था
जो केरल और कर्नाटका के क्षेत्रों में प्रभावी था। उदयनजीरल के शासनकाल में चेर वंश ने सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण योगदान किए। चेर शासकों का इतिहास दक्षिण भारत के प्राचीन शासक वंशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उन्होंने कई युद्धों में भी भाग लिया। अगला प्रश्न, 7 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलास मंदिर का निर्माण कराया था? ए. गोविंद द्वितीय, बी. अमोघवर्ष, सी. इंद्र तृतीय, डी. कृष्ण प्रथम। इस प्रश्न का उत्तर है डी। एलोरा के कैलास मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है और इसे एक ही विशाल शिलाखंड को काटकर निर्मित किया गया है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है और इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। कृष्ण प्रथम के शासनकाल में कला, संस्कृति और स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान हुआ और कैलास मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। अगला प्रश्न, 8 मौर्य काल में प्रणयम था? ए. आपातकालीन कर, बी. प्रेम विवाह, सी. भूमि अनुदान, डी. भूमि कर। इस प्रश्न का उत्तर है ए। मौर्य काल में प्रणयम आपातकालीन कर था। यह कर खास तौर पर आपातकालीन परिस्थितियों में या राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए लगाया जाता था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रणयम जैसे करों का संग्रह राज्य के प्रशासनिक और सैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के करों का उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखना था, खासकर युद्धों या प्राकृतिक आपदाओं के समय। अगला प्रश्न, 9 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? ए. ध्रुव, बी. गोविंद तृतीय, सी. इंद्र तृतीय, डी. कृष्ण तृतीय। इस प्रश्न का उत्तर है बी। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। गोविंद तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य ने अपनी ताकत और विस्तार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की थी। उन्होंने उत्तर भारत के शक्तिशाली प्रतिहार शासकों से संघर्ष करते हुए नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, जो उस समय प्रतिहार वंश का प्रमुख थे। यह युद्ध भारत के मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने राजनीतिक समीकरणों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, 10,000 दीनारी नाम से किसे जाना जाता था? ए. बलबन, बी. मलिक काफूर, सी. सिकंदर लोदी, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। 1000 दीनारी नाम से मलिक काफूर को जाना जाता था। वह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और उनके द्वारा दक्षिण भारत के कई राज्यों पर आक्रमण किए गए थे। मलिक काफूर को 1000 दीनारी उपनाम उनके द्वारा किए गए आक्रमणों और भारी लूट के कारण मिला, क्योंकि उन्होंने अपने सैन्य अभियानों में बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति प्राप्त की थी। उनका नाम भारतीय इतिहास में एक शक्तिशाली और कुशल सैन्य नेता के रूप में दर्ज है। अगला प्रश्न, 11 निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? ए. ताजुद्दीन यल्दीज, बी. नासिरुद्दीन कुबाचा, सी. अली मर्दान, डी. मलिक अल्तुनिया। इस प्रश्न का उत्तर है डी। इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी मलिक अल्तुनिया नहीं था। ताजुद्दीन यल्दीज, नासिरुद्दीन कुबाचा और अली मर्दान सभी इल्तुतमिश के प्रतिद्वंद्वी थे। ताजुद्दीन यल्दीज ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए इल्तुतमिश के खिलाफ संघर्ष किया था, जबकि नासिरुद्दीन कुबाचा और अली मर्दान भी इल्तुतमिश के विरोधी थे। वहीं मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश के समर्थक थे और उनका संघर्ष इल्तुतमिश के लिए था। मलिक अल्तुनिया ने बाद में इल्तुतमिश की मदद की और उनके खिलाफ विद्रोह नहीं किया। अगला प्रश्न, 12 ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? ए. अग्नि, बी. इंद्र, सी. वरुण, डी. आदित्य। इस प्रश्न का उत्तर है बी।
ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र इंद्र देवता को समर्पित हैं। इंद्र वैदिक देवता हैं जो युद्ध, विजय और वर्षा के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के बारे में अनेक मंत्र हैं, जिनमें उन्हें वीरता, बल और प्रकृति के नियंत्रणकर्ता के रूप में पूजा गया है। इंद्र को युद्ध में विजय दिलाने वाला और वर्षा देने वाला देवता माना जाता था और उनका पूजन वैदिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न 13 निम्नलिखित में से किसने खज़ाइनुल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? ए. हसन निज़ामी, बी. अमीर खुसरो, सी. मिन्हाजुस सिराज, डी. ज़ियाउद्दीन बर्नी। इस प्रश्न का उत्तर है बी. खज़ाइनुल फतूह नामक पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने की थी। यह पुस्तक दिल्ली सुल्तानत के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल और उनके सैन्य अभियानों पर आधारित है। खुसरो ने इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की विजय की कथाएं और उनके शासन के प्रमुख घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया है। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे और उनकी रचनाओं का भारतीय साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? ए. इत्यादुद्दौला, बी. आसफ खान, सी. महाबत खान, डी. खुर्रम। इस प्रश्न का उत्तर है सी. महाबत खान नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था। नूरजहां जुंटा मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा गठित एक शक्तिशाली राजनीतिक समूह था, जिसमें इत्यादुद्दौला, आसफ खान और खुर्रम शाहजहां शामिल थे। महाबत खान, जो एक प्रमुख सैन्य अधिकारी था, नूरजहां के विरोधी थे और उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए वह अक्सर संघर्ष करते थे। महाबत खान का नूरजहां और उनके समूह से कोई गठबंधन नहीं था, बल्कि वह उनके खिलाफ थे। अगला प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए. पैथिक लॉरेंस, बी. जॉन साइमन, सी. ए.बी. अलेक्जेंडर, डी. सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस प्रश्न का उत्तर है बी. जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत को स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जॉन साइमन, जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, वह कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधियों का कोई स्थान नहीं था।